हेलो। हेलो। आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही है। प्लीज़। पलक, बंटी जी। हेलो अभी मीना अंकल, नमस्ते अंकल। प्रिया। प्रिया, आवाज़ आ रही है मेरी? अगर मेरी प्रॉपर आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं मेरी। हेलो। अगर आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मुझे बता दें कि आपको आवाज़ आ रही है। आपको आवाज़ अगर मेरी सुनाई दे रही है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। हेलो। आवाज़ नहीं आ रही है मेरी आपको? हेलो। अब आ रही है आवाज़ आपको? अब आवाज़ आई? अब आ रही है आवाज़? हेलो। अगर आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। आवाज़ नहीं, आवाज़ आ रही है आपके पास? इशिता, आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? ओके। ओके। अमिता दी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है आवाज़ आपको? चलिए। आ, दर्पण द रिफ्लेक्शन प्रस्तुत करता है आप सभी के लिए दिल की आवाज़ डॉक्टर रेनू के साथ, सपोर्टेड बाय दापिकानी पैशन फॉर फैशन। सबसे पहले तो मैं बात आप लोगों को कहना चाहूंगी कि हमने जो हमारा फर्स्ट एपिसोड आप लोगों के लिए रखा था डॉक्टर सरदाना जी के साथ, हमारा ये पहला एपिसोड था, तो उसके लिए आप लोगों से सबसे मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, क्योंकि हमने जो दर्पण था रिफ्लेक्शन का फेसबुक पेज जो हम लोगों ने बनाया था, उस पर हमने इस जो प्रोग्राम था हमारा, इसको उस पर अपलोड किया था। उस पर 19,000 व्यूज हमें मिले। इसके लिए सबसे ज्यादा आप सभी लोगों का थैंक यू मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने उसको देखा और इतना सराहा। और मैं चाहूंगी कि इसी तरीके से आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहें, और जैसे ही आप हमारे कार्यक्रम को देखते रहेंगे, हम और भी अच्छे अच्छे आपके तक लोगों को, जो हमारी शख्सियतें, हमारे हस्ती है, उन तक हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आज हम अगर बात करते हैं तो हमारे बीच में है एडीएम सिटी कोटा आरएएस श्री आर डी मीणा जी। आर डी मीणा जी की अगर हम बात करते हैं तो आर डी मीणा जी, जिनके ऊपर की हमारे कोटा सिटी की पूरी जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था को बना करके रखते हैं, और किस तरीके से कोरोना के समय में भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमारे जो कोटा शहर को उसको संभाल करके रखा हुआ था। क्योंकि कहा जाता है कि कोटा के अंदर हमारे बच्चे जो थे, शैक्षणिक नगरी कोटा को माना जाता है। पूरे भारत से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। जब पूरे भारत से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हमारे जो बच्चे हैं उनको हम सुरक्षित रखें। उस समय आर डी मीणा जी ने ईडीएम सिटी होने के नाते उन बच्चों को बहुत ही अच्छे से संभाल करके रखा, और उन बच्चों को जो उनका घर था, सुरक्षित उन बच्चों को उनके घर तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात, इससे ज्यादा हम अगर बात करें तो जिस तरीके से आर डी मीणा सर के अगर नेचर की हम बात करें, बहुत स्पष्टवादी है। कहा जाता है थोड़े से कड़क है, लेकिन कहते हैं जैसे नारियल होता है कि ऊपर से कड़क होता है, अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, वैसे ही आर डी मीणा सर का है कि वो बहुत ही अंदर से सॉफ्ट है। सबकी प्रॉब्लम को समझते हैं, सबकी परेशानियों को समझते हैं, और उन परेशानियों को समझ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
और हम उनको अब ज़्यादा समय ना लेते हुए उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले थैंक्स, कुंजन सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक्स सर। की पर्सनल लाइफ रही है, किस तरीके से वो आरएस से यहाँ तक और उनको जानेंगे कि कैसे उन्होंने ग्रामीण परिवेश से निकल करके पूरे आरएस की तैयारी करके और एडीएम सिटी का जो उन्होंने भार यहाँ पर अपने ऊपर संभाल रखा है। बस अभी हम उनको जोड़ रहे हैं। कहते हैं ना कि भले ही डिजिटल युग में जा रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत हमारे साथ आ जाती है, क्योंकि कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो उसी की वजह से थोड़ा सा उनको जोड़ने में हम लोग डिले हो रहे हैं। लेकिन जब वो आएंगे यहाँ पर, हम उनसे बहुत सारी बातें उनके साथ करेंगे कि किस तरीके से वो उन्होंने मेहनत की थी और किस तरीके से उनके लिए कहा जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने 12 के शहर की अगर हम बात करें, वो 12 से बिलोंग करते हैं। 12 शहर में उन्होंने पूरा अतिक्रमण को हटा करके एक जगह को उन्होंने, जैसे चारागाह जहाँ से हम लोग बोलते हैं, वहाँ को अतिक्रमण से दूर करके वहाँ पेड़ पौधे लगा करके चार दीवारी बना करके और इतना खूबसूरत उस वातावरण को बना दिया है कि पूरा स्वच्छ और स्वस्थ बना दिया। क्योंकि कोरोना के समय की जब हम बात करते हैं, कोरोना काल में कहा जाता है कि जितना ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, उतने ही ज़्यादा हम लोग कोरोना से दूर हो पाएंगे। तो जब इस समय में बेसिकली जब हमें स्वस्थ रहना है, तो हमें स्वच्छ रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और जब हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रह पाएंगे, और स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छी वायु हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वातावरण हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वातावरण हमारे लिए बहुत ज़्यादा सही हो पाए। एक मिनट, हम लोग उनको जोड़ रहे हैं। एक मिनट, लाइव पर कमेंट करें। एक मिनट बस एक मिनट बस। जी, अब आ गया, अभी जी, अब आ गया। ठीक, अब सीधे ही जा रहे हैं। सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल सर, कैसे हैं सर? बस बढ़िया। सर, दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल की तरफ से दिल की बात डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव के साथ और सपोर्टेड बाय दीपिकानी पैशन फॉर फैशन के शो में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू थैंक यू। सर, हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरीके कैसे आप यहाँ तक पहुंचे हैं कुछ, क्योंकि आप एडीएम सिटी के पद पर हैं, बहुत जिम्मेदारी वाला पद आपके पास है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सर कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ होती? देखिए, मेरा जन्म अब 12 जिले में है, डोटी गांव है, पाटुर तहसील में 12 से 12 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पर कृषक परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी काश्तकार थे और वहीं प्राथमिक शिक्षा मैंने ली है गांव के प्राइमरी स्कूल में। फिर वहाँ से 8वीं तक की एजुकेशन मैंने 2 किलोमीटर दूर पड़ता है बराना,
वहाँ पर ली है। और देन हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन मैंने 12 सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज 12 से किया है। उसके पश्चात मैंने एमए इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में किया है। मतलब आपकी एजुकेशन और सारी शिक्षा 12 और कोटा के बीच में हुई है सर? जी जी जी, 12 कोटा 12 कोटा। बिल्कुल। सर आपने अभी फादर मदर का यहाँ पे जिक्र किया था, उसके अलावा परिवार में आपके और कौन कौन है सर? देखिए मेरे से बड़े भाई है और 4 बहनें हैं, दो बड़ी है और 2 छोटी है। ये बच्चे मेरे 2 हैं, एक लड़का और एक लड़की है। वाइफ हाउस वाइफ है। जी 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 जी। और सर हमें मालूम है कि आप अपने जो माता पिता हैं, आप उनके कहना चाहिए कि वो कहते हैं ना कि पहली गुरु माँ होती है और पिता की छत्र छाया हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और आप अपने माता पिता की आपने बहुत सेवा की और उनके निधन के पश्चात भी आपने 12 में उनके नाम से छतरी बनवा रखी है। और जब उनकी पुण्यतिथि आती है, आप राजस्थान की किसी भी कोने में होते हैं, लेकिन उस दिन वहां उस जगह पर जरूर आप पहुंचते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल निश्चित रूप से साहब जाता हूँ और मैंने उनकी चिरस्थायी स्मृति रहे, मेरे बाद भी रहे और परिवार को सबको एक सामूहिक रूप से जुड़ाव भी रहे। इसके माध्यम से सारे लोग बहनें भाई सभी इकट्ठे हो जाते हैं। पुण्यतिथि के दिन हम वहाँ सारे सपरिवार जाके और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इसी भावना से वो बनवाई है। दोनों की याददाश्त चिरस्थायी रहे और सारा परिवार इससे सामाजिक एकरूपता में बना रहे, इसलिए किया है। बिल्कुल, और वैसे भी कहते हैं ना सर कि माता पिता के छत्र छाया में हम रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है, तो जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं वो मंजिल आसान हो जाती है हमारे लिए। जी 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 जी। सर जब हम 12 की बात करते हैं और 12 के लिए कहा जाता है कि आपने 12 को अतिक्रमण मुक्त किया है, और जो चारागाह जगह है वहां भी आपने अतिक्रमण हुआ था, उसको अतिक्रमण मुक्त करके वहां काफी पेड़ पौधे लगा रखे हैं और उसको बहुत हरा भरा बना रखा है, और 4 दीवारी भी उसकी आपने खुद ने तैयार करवाई थी सब। देखो मतलब 12 का नहीं है, वो मेरे गांव में ही लगभग 1500 बीघा के लगभग जमीन है चारागाह, जो 12 में काफी मतलब एक्सेप्शनल गांव में है। उस पे गांव के करीब 100-200 लोगों ने, सभी जाति के लोगों ने, जिसमें हमारी जाति के भी तो ब्राह्मण बनिए, सबने मतलब कब्जा कर रखा था। और इससे गांव के जो सब लोगों के मवेशी हैं उनको जाने में बड़ी कठिनाई होती थी। बाहर लोगों का छोड़ना दूभर हो गया था और आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से, गांव के द्वेषता की वजह से कोई शिकायत भी नहीं करता। अब इस समस्या का कौन देखे? चूंकि मैं जिम्मेवार प्रशासनिक अधिकारी के पद पे अन्य जिलों में भी प्रतिस्थापित रहा हूँ और ये चीजें मेरे जहन में, जब भी मैं अपने खेतों पे, जब भी गांव जाता हूँ, खेतों पे भी जाता हूँ फसल पूरी देखने के लिए, तो वहाँ वो देख के बड़ा मन कचोटता था कि भाई ये गलत हो रहा है। और अपन और जगह तो करते ही हैं, पर अब अपन अपने गांव में अगर इसको करें, ठीक है लोग बुरा मानेंगे, पर वो बुराई तात्कालिक समय के लिए रहेगी, बाकी सारे गांव वालों के लिए अच्छा काम होगा। और इस मुहिम में मैंने हाथ डाला और ईश्वर की कृपा से वो अच्छा हुआ। आज बड़ी खुशी होती है, सारी चारागाह फ्री है और गांव के सबके, अमीर के गरीब के सबके पालतू जानवर सब चरने के लिए जाते हैं। दिन भर मतलब आराम से उसमें रहते हैं और धीरे धीरे उसमें प्लांटेशन लग गए हैं। छोटी छोटी मोटी तलाइयाँ जो वाटर रिसोर्स का काम कर रही है वो भी उसमें खुद चुकी है, अब जिससे वाटर लेवल भी गांव का ऊंचाई होगा। इस भावना से तो वो अच्छा काम हो गया। मेरे को बहुत सुकून है कि अपन ने भाई और जगह तो करते ही है, पर अपने खुद के गांव में एक अच्छा काम किया। फिर जब ये सारा हो गया तब मैंने जिला प्रशासन के जो भी स्थानीय अधिकारी थे उनको बुला के उनको मतलब ऑनर भी किया कि आप लोगों के भाई प्रत्येक सहयोग जो दिया, इसके माध्यम से ही ये सब काम हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ का लोकल अथॉरिटी नहीं हूँ, लोकल अथॉरिटी आप लोग थे। मैं तो केवल आप लोगों तक अपनी एक समस्या थी उसको लेके आया था। उसमें यूँ कह सकते हैं कि कुछ को मैंने घर बुला के समझाया, कुछ को पुलिस प्रशासन के माध्यम से समझाया। इस तरह से मतलब उस काम को मतलब अंजाम तक पहुंचाया
और मैं इस काम से मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा अच्छा मानता हूँ कि अपने इस लाइफ में अच्छा काम किया है। नहीं सर, बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया। और वैसे भी कहा जाता है ना सर कि बीड़ा उठाने वाला होना चाहिए, क्योंकि कोई जिम्मेदारी ले लेता है तो काम हो जाता है, नहीं कि जिम्मेदारी लेने वाले कोई मिलते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है सर। सर अब बात करते हैं हम आपके आरएएस बनने की। सर जी। आरएएस बनना ही आपने क्यों चुना? देखिए, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब इधर से अपने हाड़ौती बेल्ट से, क्योंकि मेरे परिवार में तो कोई अधिकारी वर्ग में था ही नहीं, और गांव में से जी। भी मेरे क्या है पोस्ट ग्रेजुएट दो ही लड़के थे। तो मैं पीजी करने के लिए पहले राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर जाके एडमिशन ले लिया इकोनॉमिक्स में। फिर मैं वहाँ 1 महीने तक रहा। उसके बाद मेरे को लगा कि यहाँ अपन इकल्ले हैं, अपना कोई परिचित भी नहीं है। तो उस टाइम यहाँ कोटा में भी अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट खुला ही था। तो मैं वहाँ से ड्रॉप करके यहाँ कोटा ही आ गया और यहाँ मैंने इकोनॉमिक्स में पीजी करने का वो मानस बना के एडमिशन ले लिया। इस दरमियान ही मैं कंपटीशन तो और भी देता था, सिलेक्शन भी मेरे अन्य सर्विसेज में बहुत काफ़ी हुए हैं। पर एक जैसे लोगों को देखता था और एक मन में था कि भाई प्रशासनिक अधिकारी बन के अपन कुछ कर सकते हैं। तो मैं केवल 2 ही एग्जाम पे मैंने उस टाइम अपने आप को सेंट्रलाइज किया, आरएस और आईएएस। और इसके साइमल्टेनियसली तो मैं वैसे ही जाके दे आता था और उनमें पास भी हूँ, लेक्चर भी मैं बन गया, पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया, रेलवे में भी हो गया और बैंक में भी हो गया। ऐसे काफ़ी जगह सिलेक्शन हुए थे, पर मैं गया उनमें किसी में नहीं था। मैंने ज्वाइन किया, कस्टम डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और कस्टम में मैं 1 साल तक जैसलमेर रहा। जैसलमेर में म्याजलार पहली पोस्टिंग थी हमारी, जो एकदम बॉर्डर पे है। और फिर उसके बाद में 3-4 साल जयपुर रहा। तो जयपुर में हेडक्वार्टर पे ही पोस्टिंग थी, स्टैच्यू सर्कल पे। वहाँ ही मैं पढ़ाई करता रहा और पढ़ाई में दोनों एग्जाम देता था, आईएएस आरएस दोनों साथ साथ देता था। उस टाइम ज़्यादा समझ तो मेरे को इतनी थी नहीं, ये सोचता था भाई जिसमें सिलेक्शन पहले हो जाएगा उसमें अपन वहीं रुक जाएंगे बस। तो मैं 2 बार आईएएस में भी इंटरव्यू दिया, 95 में 94 में भी दिया, 95 में दिया। और इधर भी पैरेलल इधर मेरे को आरएस मिलते, फिर मैंने उधर बंद कर दिया देना। इस तरह से सर सर आरएएस की आईएएस की आपने कहीं से तैयारी की थी, जयपुर से या दिल्ली से? नहीं, देखिए मैं सेल्फ स्टडी करने वाला था, मैंने कोई कोचिंग नहीं किया मेरी जिंदगी में। और मैं स्कूल कॉलेज की जो बुकें थी पुरानी, एनसीईआरटी की पुस्तकें थी और रोजमर्रा के जो इसी सूचना केंद्र, जो अपना सूचना केंद्र है आज जहाँ अपने मतलब पीआरओ साहब बैठते हैं, इसी सूचना केंद्र में मैं रेगुलर मतलब 4 बजे से 7 बजे तक बैठ के पढ़ाई करता था। जी। क्योंकि सर हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे थे कि बहुत सारे हमारे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, ये कहा जाता है कि नहीं जयपुर जाके कोचिंग की तैयारी कीजिएगा या आईएएस बना है तो दिल्ली जाकर के आप तैयारी कीजिएगा। तो लेकिन जैसा आपने बताया कि ऐसा नहीं, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर्स या लाइब्रेरी में जाकर भी पढ़ते हैं तब भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। फिर वो देखो डिपेंड करता है कि मतलब खुद की सोच पे निर्भर करता है, अलग अलग है। अब आजकल क्या है, हर आदमी कोचिंग पे ही डिपेंडेंट है कि भाई नहीं कोचिंग करके ही ये होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं अभी अपन एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, आईएएस में भी हो रहे हैं, आरएस में भी हो रहे हैं, बिल्कुल ग्रास रूट से निकल के सीधा सिलेक्शन हो रहे हैं। उनकी अच्छी हिस्ट्री मतलब लेसन के रूप में आ रही है, आप और हम सब उसको पढ़ते हैं। तो एक तरह से मोटिवेशनल हिस्ट्री आती है सामने। किसी पंचर बनाने वाले का बच्चा है, किसी ठेले लगाने वाले का बच्चा है, तो उनको कहाँ कोचिंग की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कराएगा? उनके पास कहाँ इतना पैसा है जो वो पैसा खर्च करके फिर पढ़ के, लेकिन बेचारे वो तो इसी से पढ़ रहे हैं। तो हम मैंने खुद ने तो देखो बिल्कुल कोचिंग की तरफ में गया ही नहीं, और मैंने तो सेल्फ अपनी स्टडी पे सेंट्रलाइज किया और उसी के बलबूते पे मैं यहाँ तक पहुंचा। बिल्कुल सर। सर कहा जाता है आपके लिए एक बहुत ज्यादा ये मशहूर है कि आरडी मीणा जी स्पष्टवादी है, होता है जो उनको सही है जो गलत है बिल्कुल तराजू में तौल करके बात करते हैं। तो और साथ में कहा जाता है एक कड़क ऑफिसर की छवि उनके। लेकिन मैंने आपके साथ जब आप नगर निगम में आयुक्त थे तब मैं वहां पर दशहरे मेले में आती, तब मैंने आपको देखा
कहते हैं ना कि आप नारियल की तरह हैं सर। जैसे नारियल ऊपर से बहुत ज्यादा हार्ड होता है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि आप प्रशासन में है, प्रशासन को चलाना है तो थोड़ा बहुत सारे रूप दिखाने पड़ते हैं। तो सर ये जो एक चीज है कि बहुत ज्यादा कड़क है, ये लोग कहते हैं, ये मेरे हिसाब से तो नहीं, लेकिन बाकी ये चीज कहाँ तक सही है सर? नहीं, नहीं, देखो, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये सब लोगों का आकलन मेरे प्रति इस तरह का ही है कि भाई साहब बहुत सख्त है और कड़क है। जी। ऐसा नहीं है। हाँ। उनको काम कराने के लिए थोड़ा-सा कहना पड़ता है, और जहाँ तक स्पष्टवादिता है, ये मैंने मेरे पिताजी से ही ग्रहण करी है। चाहे कुछ भी हो, सच्चाई को दबाना मत सीखो। खुल के बोलो, बिल्कुल। चाहे उससे अपना बुरा हाँ। हो तो हो जाए, पर वो उनसे मैंने सीखा है इस चीज़ को, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल चाहे कुछ भी हो हमेशा मतलब सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया है, और वो कूट-कूट के भरी हुई है। मतलब कुछ भी हो जाए, अपन कहेंगे वही जो सही होगा, जो आप मानो या नहीं मानो। और जहाँ तक प्रश्न है भई, देखो, काम कराने के लिए, लोगों से तालमेल बिठाने के लिए, ये तो थोड़ा-सा रखना पड़ता है, और अगर गुड्डी-गुड्डी रहोगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा नहीं। फिर उसमें क्या है कि बिल्कुल उसको सही। ये मान लिया जाता है कि बस सहजता से ठीक है, क्या करेंगे, क्या होगा। और आपने तो साथ में देखो वो नगर निगम में 3 साल तक देखा है कि कई बिल्कुल तरह की बिल्कुल देखा है। उठापटक होती थी, हाँ। पर उसके बावजूद जी सर। फर्म डिसीजन से अपन ने काफ़ी बड़े उस टाइम चेंजेस भी कराए हैं मैंने। उस टाइम जो मेले बिल्कुल का सर। जो मतलब चेंजेस करवाया, तो उसमें हम्म। आपस में शुरुआती दौर में सबका मत ऐक्य नहीं था, पर बाद में सबने उसको एप्रिशिएट किया, और आज तक उसी धारा पे जी। मतलब वो थीम चली आ रही है। चल तो रहा है। अच्छा है, बिल्कुल। चल रहा है। वैसे भी सर कहा जाता है, कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है थोड़ा सा। बट ये कहा जाता है कि अगर आप सत्य की डगर पर चल रहे हैं तो जीत एक ना एक दिन आपको जरूर मिलती है। सर ये बिल्कुल, बात हुई बिल्कुल। पर्सनल। थोड़े आप एडीएम सिटी के पद पर हैं, और जो एडीएम सिटी का जो पद होता है बहुत ही एक जिम्मेदार पद होता है, और उसके साथ बहुत सारे काम आपके जुड़े रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी रेवेन्यू भी आपके साथ जुड़ा रहता है। रेवेन्यू की कहा जाता है कि जो राजस्व मामले होते हैं उनका निस्तारण करने में बहुत समय लग जाता है। कहते हैं कि अगर पिता ने कोई केस दायर किया या पिता का कोई केस चल रहा है तो दादा पोतों तक चलता है, तब तक उसका निस्तारण नहीं हो सकता। आप जब एडीएम सिटी इस राजस्व मामलों का निस्तारण करते हैं, आप क्या इस बारे में कहते हैं सर? देखिए, हालांकि मेरे पास राजस्व के प्रकरण एडीएम सिटी नहीं आते हैं। मेरे पास फौजदारी जो सीआरपीसी के जो प्रकरण है 107 100 मतलब 33 145 सीआरपीसी, ये प्रकरण मेरे पास आते हैं। पर चूंकि आपने प्रश्न सही किया है, ये तो समाज को मतलब जैसे मान लीजिए कोई बदमाश है और उनको पुलिस पकड़ के लाती है, तो उनके संदर्भ में जो कार्रवाई करनी होती है, वो बेसिकली एडीएम सिटी का रोल है, वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और ये सर्टेन सेक्शन है, मतलब 107 133 145 151 100 मतलब 8 भी है, पर वो एक्सेप्शनल स्थिति में यूज किया जाता है। तो इन धाराओं से ही मतलब सामान्य लैंड ऑर्डर मेंटेन करने की कार्रवाई करते हैं। इसी तरह साइमल्टेनियस गुंडा एक्ट भी है। तो इनसे ही ये हर व्यवहार रोजमर्रा का काम है ये। और रेवेन्यू प्रकरण जो है वो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जो डील होते हैं, एसडीएम की न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं मोस्टली, जिसमें 53 में बंटवारे का दावा है, 88 में किसी की खातेदारी की उद्घोषणा का दावा होता है, और 188 में परमानेंट इंजेक्शन का होता है। ये सर्टेन, और एक 183 में क्या नाम से मतलब कब्जा दिलाने का जो सूट किया जाता है। चूंकि आपने जो प्रश्न रखा है वो इस तरह का है कि भाई मतलब बेटा मुकदमा दायर करता है और उसका वो खत्म हो जाता है तभी चला रहा है। क्योंकि देखो लिटिगेशन में क्या है, क्योंकि वाद की सबमिट करने के बाद उसमें जवाब दावा होगा, दस्तावेज आएंगे, बयानात होंगे, और ये सारी चीजें फिर अपोजिट पार्टी होती है, वो टाइम से वो भी ये चाहती है, अगर उसका लग रहा है कि मैं इसमें मेरी पराजय होगी, तो उसको लिंगर ऑन करने का प्रयास करता है। इसलिए इसमें टाइमिंग्स लगते हैं। कुछ क्या है कि जो रेवेन्यू अदालतें हैं
इनके जो पीठासीन अधिकारी हमारे साथी अधिकारी है एसडीएम्स वगैरह, तो इनको क्या है कि अन्य काम अन्य प्रशासनिक कार्यों के साथ भी साथ साथ देखना पड़ता है। तो उसमें जो कोर्ट की जो सिटिंग है, मतलब जैसे अभी जुडिशरी में है, जुडिशरी में मतलब कोर्ट का टाइम फिक्स है, उनके पास बिल्कुल शेड्यूल है, भाई कोर्ट का ही काम होना है। राजस्व जो न्यायालय है, राजस्व न्यायालयों में क्या है कि एसडीएम साहब अदालत में भी बैठे हैं या बैठे हैं, तुरंत में कहीं लाइन रोड की प्रॉब्लम हुई तो उनको वहां जाना पड़ेगा, या अन्य कोई कार्य एकदम आकस्मिक रूप से आ गया तो उसको देखना पड़ेगा। तो वो टाइम बाउंड शेड्यूल में रेगुलर वे में सिटिंग नहीं हो पाने की वजह से एक वो भी कारण रहता है। और दूसरा, क्योंकि पक्ष विपक्ष जहाँ रहता है तो पक्ष विपक्ष रहेगा तो देखो वो टाइम तो लगेगा, और इसीलिए ये टाइम लगता है। जी। सर, आपने बात की थी कि एटीएम सिटी के सबसे ज्यादा जरूरी होता है कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रहती है कि अपने शहर में कानून व्यवस्था प्रॉपर बनी रहे। सर, एक चीज अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि कहा जाता है ना कि आप किसी चीज में शक्ति का प्रयोग ना करके शक्ति का डर या भय अगर दिखाया जाता है तो ज्यादा सही रहता है। कहते हैं ना कि किसी चीज को प्रैक्टिकली करने से ज्यादा जरूरी है उसका भय या शक्ति दिखा दी जाए। जैसे बच्चे हैं, बच्चों में कहा जाता है अगर होमवर्क नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ये पनिशमेंट आपको मिल जाएगा, तो बच्चों को डर लगता है कि अगर नहीं करके ले जाएंगे तो हमें पनिशमेंट मिल जाएगा। लेकिन आज के समय में जो देख रहे हैं तो जनरली एक शब्द सुनाई देता है जब बात करते हैं, अरे क्या है हेलमेट लेकर के जाइए, घर से बाहर निकल, अरे रहने दो नहीं लेके जा रहा, क्या होगा, ज्यादा चालान बनेगा, चालान मैं पे कर दूंगा। तो यानी कि जो डर है वो डर खत्म होता जा रहा है, बल्कि अरे क्या है तो डंडे पड़ेंगे, पड़ जाएंगे, खा लेंगे, ये चीज ज्यादा आती जा रही है। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक भय था लोगों के अंदर, एक डर था, वो कहीं शक्ति या बल का प्रयोग ज्यादा करने से वो कम होता जा रहा है? नहीं देखो, ऐसा नहीं है कुछ। देखो अभी क्या है कि मोरलिटी वाली बात है ये। अपन कानून का पालन करने का अगर सोचेंगे तो पालन होगा। अगर अपने जहन में ये है कि ठीक है क्या होगा, रोक ले, क्योंकि पुलिस तंत्र अपने से अलग नहीं है। उसमें भी नुमाइंदे आपका बेटा हो सकता है, मेरा बेटा हो सकता है, या किसी तीसरे आदमी का बेटा हो सकता है। वो पोस्ट पे काम कर रहा है तो उसकी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है। अब बात आती है कि कानून के एनफोर्समेंट का, तो एनफोर्समेंट के टाइम अगर अपन उसका स्वयं फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से अमल होगा। आप पूरे देश अपने ही स्टेट में देख लो, आप अपने कोटा में जो हेलमेट नहीं लगाता वो जयपुर में जाके हेलमेट लगा लेता है, कोई नहीं कह रहा उसको, ऑटोमेटिक लगाता है। 2 बैठेंगे मोटरसाइकिल पे तो भी लगा रहे हैं, कार वाला सीट बेल्ट बांध लेता है। तो वो जानकारी तो है उसको सारी, पर वो एक मतलब उसके इंटरनल सोच होती है, ठीक है। फिर दूसरी सिटी में जाने के बाद वो क्यों, वहां तो वन में अगर लाइन है तो वो भी मान रहा है, वहां कौन समझा रहा है उसको, वो ऑटोमेटिक स्वेच्छा से उसको अंगीकार कर रहा है। तो ये तो आदमी जितना, क्योंकि देखो ये सारी चीजें किसकी सुरक्षा के लिए, आदमी की सुरक्षा के लिए। आप अगर किस मतलब गलत मोड ऑफ करोगे तो उससे आपकी देखा देखी दूसरे 50 भी करेंगे तो कुछ न कुछ घटा दुर्घटना तो होगी निश्चित रूप से, मान के चलिए। इससे फायदा तो है, तो मतलब अगर कोई आदमी मान लीजिए कानून की अवज्ञा करके अपने आप को महसूस करता है कि नहीं साहब मैं बहुत बड़ा हो गया ऐसे, वो क्षणिक समय के लिए सोच सकता है, बाकी परमानेंट वो नहीं माना जा सकता कि भाई मैं इस चीज को करके बड़ा वो बन गया हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है हम किस चीज को मान रहे हैं, किस चीज को नहीं मान रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपना हिसाब से यही काम करता है कि जनता की भलाई हो सके उसमें। जी 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 जी। जनता का कोई भी उसमें चीज। आजकल जब हम पहले देखते हैं तो ब्यूरोक्रेसी की एक धारणा में एक टर्म यूज किया जाता है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की जब बात आती है तो उसमें पहले हम संविधान, कानून और नियम के प्रति हम प्रतिबद्ध रहते थे, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का जो रूप है वो बदल गया है। यानी कि पहले जहां हम संविधान, कानून और नियम के प्रति प्रतिबद्ध थे, अब वो कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष या किसी प्रतिबद्ध पाने में कि वास्तव में ब्यूरोक्रेसी का जो लोगों को देखने का नजरिया था वो बदल चुका है कि अब तो जैसे जैसे प्रशासन की धारणा सब बदलती जाती है सब। नहीं देखो ये चीज व्यक्ति सापेक्ष है। आदमी मतलब क्योंकि फिर इस बहुत सारी लंबी चौड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारे, हर आदमी जो भी अधिकारी है उसका नजरिया अपने अपने खुद के जो उसका
वैचारिक दृष्टिकोण है, खुद का जो उसका संस्कार है और खुद का जो उसने एजुकेशन लिया है, खुद किस बैकग्राउंड से निकल के आया है, इन सब चीजों को मिलाकर वो सोचता है। अगर उसको लगता है कि मेरा हित इसी में है तो उधर डाइवर्ट हो रहा है। अदरवाइज कानून का राज तो हमेशा रहेगा, चिरस्थायी रहेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको डिसोबे करने से आप क्षणिक समय के लिए अपने आप को वो महसूस करा सकते हो, कहा ठीक है साहब मैं, बाकी शाश्वत रूल ऑफ लाई रहेगा, क्योंकि उसको मानने में ही सबका हित है। और उसका डिसोबे करना मैं तो नहीं समझता, जहां तक मेरा व्यक्तिगत सोच है कि कानून को सर्वोपरि रख के ही चलना चाहिए। कानून की अवज्ञा करके अपन कोई अपनी बात साथ नहीं जाहिर कर सकते। कानून, रूल ऑफ लॉ हमेशा ऑलवेज प्रिवेल करना चाहिए, चाहे आप छोटी पद पे हो चाहे बड़े पद पे हो। और उसमें भी जहां तक हो सके उसको समरूप में लेना चाहिए। वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि रामलाल के लिए तो मैंने कह दिया ऐसे होगा, श्यामलाल के लिए कह दिया मैंने ऐसे होगा। ये जो गैप है वो यहाँ पर है। मतलब जो थिंकिंग है वो यहाँ आके आदमी ये चिंतन करता है, एक्स के लिए तो मैं ये पैरामीटर लागू करूंगा और वाई के लिए ये पैरामीटर लागू करूंगा। तब फिर अपने आप ही वो थोड़े समय बाद आपके बारे में वैचारिक दृष्टिकोण जनता का भी वैसा ही बन जाता है, बदल जाता है, अपने आप बिल्कुल बन जाता है। वो तो उसमें आपको कोई कहेगा नहीं, पर पता ये लग जाता है कि भाई ठीक है आप वो कहते हैं भाई किस मिट्टी के बने हुए हो, तो पता लग जाता है। बिल्कुल सर, क्योंकि सर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जो हमारे प्रतिबद्धता होनी चाहिए वो हमारी संविधान और हमारे जो कानून है, हमारे जो नियम उनके प्रति होने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति तो आते हैं और चले जाते हैं। जी, व्यक्ति विशेष के प्रति अगर हम रखेंगे तो वो हमेशा नहीं चलेगा, कंटिन्यू नहीं हो सकता है वो चीज, वो कभी ना कभी सामने वो चीज आ ही जाती है सर, आ जाती है। जी। सर एक चीज और, जी बताएं। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर आप सरकार की योजनाएं की अगर हम बात करते हैं सर, सरकार बहुत अच्छी योजनाएं बनाई जाती हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन कई बार जब उन योजनाओं के क्रियान्वयन की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है कि जो योजना बनाई गई है जिस तबके के लिए बनाई गई उस तबके तक पहुंच नहीं पाती है। तो कई बार कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमारे लिए क्या योजना बनाई गई है। तो क्योंकि आपके पास ये जिम्मेदारी भी रहती है कि योजनाओं को सही रूप में आप क्रियान्वयन उनका करवा सके। तो जब आप इस फील्ड में उतरते हैं, जब आप इस योजनाओं को लागू करवाने के लिए जाते हैं, तो आपको कहाँ कमी दिखाई देती है कि वास्तव में जो इस योजना का क्रियान्वयन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है? नहीं देखो, मतलब इसमें क्या है, क्योंकि एक श्रृंखला के रूप में स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होता है। और जो स्कीम है अब वो क्योंकि मास ऑफ द पीपुल्स के लिए बनाई जा रही है, अपने ग्रामीण एरिया के लिए। जैसे व्यक्ति विशेष, व्यक्तिगत लाभार्थी की जो योजनाएं हैं सारी, जो गरीब तबका है, अपन बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती है। अब उनका क्रियान्वयन एजेंसी, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे पटवारी ग्राम सेवक पे आके कड़ी रुकती है अपनी। पटवारी ग्राम सेवक और ये वो उसका व्यवस्थापक ले लो, ज्यादा आप जोर मारो अध्यापक आ गया, 4-5 लोगों का टीम वर्क ये ग्रामीण हुआ है। अगर ग्राम स्तर पे सिलेक्शन और फिर चुनी हुई ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत स्तर पर हर गांव में अगर ये बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, निर्विवाद रूप से तय कर दिया जाए कि साहब ये आइडेंटिफाइड लोग हैं जो बिल्कुल वैसे है जो गरीब है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सिलेक्शन का जो जब बात आती है तो उस टाइम मैं अपात्र हूं, पर मैं जानबूझ के एन के प्रकार कोशिश करता हूं कि मुझे सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए एंटर कर लिया जाए उन लिस्टों में। तो व्यक्ति खुद प्रयास करके और जो पात्र नहीं होते हुए भी इसमें घुसने की ट्राई करता है और फिर वो अवांछित रूप से लाभ को ऑब्टेन करता है। ये कारण बनता है कि जिनको लाभ मिलना चाहिए, एक आदमी अगर घुस गया तो वो किसी दूसरे आदमी को वंचित कर रहा है। तो ऐसे आदमियों को दरकिनार करना मोरल ड्यूटी हो जाती है ग्रास रूट लेवल पे, जो सिलेक्शन ऑफ पीपुल्स या सिलेक्शन ऑफ जो आइडेंटिफाइड पर्सन का करते हैं उनके लिए। और सिलेक्शन अगर प्रॉपर होगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि लाभ भी जिनाइन आदमी के पास जाके पहुंचेगा और योजना की क्रियान्विति भी बिल्कुल अक्षर से वैसे होगी। ये चीज रही व्यक्तिगत लाभार्थियों के संदर्भ में।
अब आप अन्य कार्य ले लीजिए, मतलब डेवलपमेंट के काम ले लीजिए, उनमें भी क्या है कि मतलब वो सार्वजनिक सोच को अंगीकार करते हुए अगर अपन उनको रोड मैप तैयार करके वैसे बनाते हैं, मास्टर प्लान बना लिया, मास्टर प्लान के हिसाब से अपन हर मोहल्ले, हर गली और हर वार्ड का अगर अपन काम कराएंगे तो निश्चित रूप से सबके हित क्या काम होगा। पर जब उसमें इसका नहीं कराना और इसका कराना है, इस तरह की सोच में उलझ जाता है, तो फिर वो सबके लिए नहीं हो पाता और वो सर्टेन पॉकेट में काम होता है और कुछ वो एरिया उससे वंचित रह जाता है। ये कारण है जिसके कारण मतलब समग्र रूप से मतलब वो डेवलपमेंट का एक निकल के नहीं आ पाता और स्कीम का जो मतलब योजना। इम्प्लीमेंटेशन इसी वजह से वो क्या है कि मतलब कुछ लोग हैं, सारे नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ लोग जो व्यक्ति खुद जानबूझ के करता है ना, तब आता है वो इस लिस्ट में जुड़ने का प्रयास। अगर मैं अपात्र हूँ तो मैं खुद मानूं मैं एंटाइटल नहीं हूँ तो मैं क्यों इसमें जुड़ूं। पर अब ये सही सोच बात। की बात है। अगर मान लीजिए मेरी सोच है कि नहीं मुझे तो इनके इन प्रकार लेना ही है ये लाभ, तो फिर वो तो सब तरफ रिक्वेस्ट भी करेगा, जितने उसकी जोर आजमाइश है वो भी करता है। और चूंकि कहीं कहीं से अगर अज्ञानता से उसको मदद मिल जाती है तो वो एंटर भी हो जाता है और फिर वो ये चेन बढ़ जाती है धीरे 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 धीरे, जी जी जी। इस कारण से। तो सर जो ये चैन बन जाती है, अपात्र लोग इसमें आ जाते हैं, तो इनको रोकने का सर कोई ऐसा तरीका नहीं होता कि इनको जो अपात्र लोग हैं वो लोग आगे नहीं आए, बल्कि जिस योजना जिन लोगों के लिए बनाई गई है वास्तव में उन तक ही वो उसका लाभ पहुंचे। देखिए मतलब ऐसा नहीं है, सिस्टम भी है, पर मतलब कमेटियां हैं, कमेटी आइडेंटिफाई करके उनको टाइम टू टाइम निकालती भी है, ऐसा नहीं है। अपात्र लोगों का चिन्हीकरण करके उनसे रिकवरी भी करवाई जाती है। पर वो एक बार वो कहते हैं कि भाई एक मछली के सारे तालाब को गंदा कर देती है, वो वाली बात आ गंदा जाती है कर ना देती है। जी जी कि स्थिति ऐसी बना देते हैं तो वो हो जाता है कि सिस्टम तो बदनाम कर ही दिया ना एक तरह से। भाई बिल्कुल सर, आज ये बिल्कुल। प्रश्न आपकी ओर से क्यों आया, क्योंकि इसीलिए आया कि कहीं न कहीं आपने हाँ, महसूस किया है इस चीज़ को। भाई बिल्कुल किसी न सर, किसी बिल्कुल। मतलब जगह ये इस तरह का आपने देखा, ऑब्जर्वेशन किया तभी तो आया, अदरवाइज़ तो आता नहीं ना। तो वो जी सर। मतलब कुछ लोगों के कारण होता है सिस्टम बदनाम। सर आप लगभग 5 जिलों में सीईओ जिला परिषद आप रहे हैं। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आपको विशेषज्ञता हासिल है कि आपने जो ग्रामीण विकास है उसमें आप माना जाता है कि श्री आर डी मीणा जी इसमें विशेषज्ञ हैं। और अब आपके पास एडीएम सिटी यानी कि शहर की कानून व्यवस्था की आपको जिम्मेदारी दी गई, तो जो कि आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद ये आपके पास है। तो आप जो ग्रामीण और शहर की जब बात आती है तो इसमें आप क्या अंतर महसूस करते हैं? नहीं देखो, क्योंकि मतलब मैं 5 नहीं 7 जिला परिषदों में रहा हूँ मतलब अच्छा, साथ भरतपुर, में सर। जी जी। हाँ, हाँ। भरतपुर, चित्तौड़, नागौर, अलवर, धौलपुर, बूंदी और कोटा, इन जिला परिषदों में जी मैं सर। सीईओ रहा हूँ। और जी। मुझे मतलब ये इस दरमियान काफी कुछ सीखने को मिला और सरकार की जो स्कीम है उनको इम्प्लीमेंटेशन करने का मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मतलब वो अच्छा फील्ड है, जहाँ पर आप हर तरह की स्कीम को डाउन द लाइन ग्रास रूट तक उसका मॉनिटरिंग करा के और उसमें अचीवमेंट लाने का काम कर सकते हैं। जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, राजस्थान गवर्नमेंट का है, चाहे एमएलए ले लो, चाहे एमपी ले लो, स्व विवेक ले लो, जन भागीदारी ले लो, इन स्कीम को महात्मा गांधी नरेगा ले लो, इन स्कीम में जितना भी पैसा आता है सारी कल्याणकारी योजनाएं गांव की पृष्ठभूमि को मद्देनजर रखते हुए बनाई हुई है। तो उन पैसों का सही जगह उपयोग हो जावे, यही मतलब इस पंचायत राज की और इस ग्रामीण विकास की मति मतलब एक तरह से मत वो है। अब चूंकि एडीएम सिटी के रूप में यह अलग तरह का चैलेंज है, इसमें बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के साथ कानून व्यवस्था बनी रहे और टाइम टू टाइम जो समय और परिस्थितियों के साथ जो भी घटनाएं घटती है उनमें आप अपने आप को प्रॉपर रूप से रखें और चैलेंज को एक्सेप्ट करते रहें। ये नहीं हो अगर आप मतलब समस्या से इधर उधर दाएं बाएं भागोगे तो वो बैठेगा नहीं।
उसको फेस करना पड़ेगा बिल्कुल और उसका निराकरण भी करना पड़ेगा। और ये कह नहीं आता, मतलब कब क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। उस इसलिए मतलब ये अलग तरह का रोल है, इसमें अलग काम था, वो मतलब अलग काम है। मतलब ग्रामीण परिवेश का अलग और ये बिल्कुल अलग, और दोनों के चैलेंजेस भी अलग अलग है सर। अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग है, चले चीज। सर अभी हम वर्तमान परिवेश की अगर बात करते हैं, हम सभी जानते हैं कि कोरोना नामक बीमारी से आज पूरा विश्व जो है वो जूझ रहा है, और एडीएम सिटी की जहां बात आ जाती है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है उनके ऊपर, क्योंकि कहाँ ही अगर कोरोना पीड़ित संक्रमित अगर पेशेंट मिल जाता है तो वहां उस इलाके को किस तरीके से वहां कर्फ्यू हमें लगाना है, किनकी ड्यूटी वहां पर लगेगी, ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। तो और कोटा की जब हम बात करते हैं तो कोटा शैक्षणिक नगरी कहा जाता है, सबसे बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी कि वहां पूरे देश के बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, और उन बच्चों को जिस तरीके से सुरक्षित रख करके उनको उनके घर तक पहुंचाना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास की है। तो इस समय का जो आपका अनुभव रहा था, वो अनुभव आपके साथ जानना देखिए ये समय बड़ा, मतलब यूँ कह सकते हैं बड़ा चैलेंजिंग और टफ समय था। और मार्च से लेके, मतलब पहला केस अपने यहाँ 4-5 अप्रैल को आया था, और तब जी से लेके मतलब मतलब मेरे को तो ये नहीं पता है कि कोई छुट्टी भी आई है इस दरमियान, क्योंकि हर दिन वर्किंग डे रखा है, मतलब रविवार शनिवार बिल्कुल सब दिन वर्किंग डे रखा है। और इस बिल्कुल दरमियान देखो बहुत सारी व्यवस्थाएं थी अलग अलग प्रकार की, मतलब वार रूम भी होगा, कंट्रोल रूम भी होगा, मेडिकल का हाँ पूरा सिस्टम भी होगा, सैंपलिंग का एक विंग भी होगा, सैंपल लेने का काम वो करेंगे पूरे में, और आइसोलेशन का काम दूसरी मेडिकल टीम करेगी। फिर इनको जो आ रहे हैं क्वारंटाइन की व्यवस्था होगी, और साइमल्टेनियसली इसमें बीच में उनका सैंपल लिवा के, तो उनके लिए मतलब राशन की व्यवस्था बहुत बड़ा चैलेंज था, जैसे हमने फेस भी किया है। बहुत पूरा परकोटा हमने आरंभिक दौर में पैक किया था, और उसमें राशन है, दूध है, अपने क्या नाम से केस की व्यवस्था है, और दवाइयों की व्यवस्था है, सब्जी की व्यवस्था है। ये सारी चीजें मतलब बड़ा बड़ा टास्क था, और उस टास्क को सब साथी अधिकारियों के साथ मिलजुल के, अब ठीक है उसमें मिल करके पहल किया। तो करनी रहती है, जिसका जो जिस पद पे बैठा है उस पद के हिसाब से उसमें रोल अदा करते हुए और सबको समव्यवहार करते हुए हमने उसको चैलेंज बिल्कुल के रूप में लिया, और बड़ा मतलब व्यवस्थित रूप से उसको करने का प्रयास किया है। इसमें एक बहुत बड़ा टास्क था बच्चों का, मतलब हाँ सर बच्चों को 40-50 हजार बच्चे थे, इन 40-50 हजार बच्चों को व्यवस्थित रूप से अपने घरों पे पहुंचवाया। वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत व्यवस्थित तरीके से किया है। और इसके अलावा जो यहाँ के लोकल जो आजू बाजू के लोग थे यहाँ रुके हुए थे, उनको भी अपने अपने घरों पे जाने के लिए मतलब एक मतलब पासेज वगैरह की जो व्यवस्था करवा के एक्सेस उनको भी हमने वो भिजवाया। तो वो भी एक टफ चैलेंज था। पर कुल मिला के, क्योंकि इस दरमियान देखो एक अलग सा एटमोसफियर है, और सब लोग इसमें मतलब वरीड भी है, और इसका आए दिन अपन देख रहे हैं, हर दिन कोई न कोई पॉजिटिव केस आ ही रहा है। तो उस जी जी दृष्टि से, क्योंकि अभी एज ऑन टुडे भी क्या है, सैंपलिंग का काम सीएम साहब के नेतृत्व में पूरे जिले में चल रहा है। मतलब 17-18 टीम बना रखी है जो रोजाना रोजाना डेली सैंपल लेने का काम कर रही है, और 1000 से ज़्यादा सैंपल, 1000 से 1200-1300 तक सैंपल सरदाना साहब के पास पॉजिटिव केस आने के बाद उसके जो लाइन लिस्टिंग होते हैं उनके सैंपलिंग लेने का काम वो अलग से विंग कर रही है, और सैंपल में पॉजिटिव आने के बाद उस एरिया को पैक करना, उसमें आइडेंटिफिकेशन, जीरो मोबिलिटी का निर्धारण करना, ये हमारा पुलिस डिपार्टमेंट पूरा रोजाना ही कर रहा है। अन्य अधिकारियों को जो व्यवस्थात्मक पहलू के तहत मजिस्ट्रेट है या कोऑर्डिनेटर ऑफिसर है, वो मैं उनको देख के लगाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक मिली जुली व्यवस्था है, उसको कोशिश कर रहे हैं कि भाई इससे अपन मतलब
मुकाबला करेंगे। बिल्कुल मुकाबला करेंगे। और वैसे भी सर ये भी था, मजदूरों को भी उनके घर तक पहुंचाने वाला टास्क था। और मेरे ख्याल से सर अब जब अनलॉक हम लोग हो चुके हैं, तब ज्यादा जिम्मेदारी हमारी और बढ़ जाती है कि केसेस कम हो। जब हम लोग अपने घरों से बाहर आ चुके हैं, ऑफिस खुल चुके हैं, बाजार खुल चुके हैं, तब थोड़ा सा हमें और ज्यादा सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें सर कि जो नए लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हेलो। ये थे आज हमने बात की एडीएम सिटी कोटा श्री आर डी मीणा सर से। वास्तव में सर ने बहुत सारी चीजें हम लोगों को बताई, बहुत सारी किस तरीके से एडीएम सिटी का कार्य किया जाता है वो हम लोगों ने जाना। और साथ ही हम लोगों ने जाना कि कोरोना के समय में किस तरीके से हमारे प्रशासन ने काम किया ताकि बच्चे अपने घर पहुंच सके, हम लोग भी सुरक्षित रह सके। सबसे बड़ा मैं थैंक्स कहना चाहूंगी हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम्स हमारे साथ देखा। मैं इसमें गौरव जी का थैंक्स, अंशिका, शैलेश कांत कुलश्रेष्ठ, इशिता ऋषि, आर पी मृंका और अमिता दी, साथ में हमारे साथ जुड़े हैं मधुलिका धर्मेंद्र जी, आपका भी थैंक्स। और डॉक्टर कुंजन आचार्य सर, आपका भी, ईशान, अनिल काला सर, प्रहलाद कुमार मीना सर, निखिल, रीता और बजट बाजार, मनीष चित्तौड़ा, सुनील सेन, अर्चना रायजादा, नित्येंद्र जी, शशि अग्रवाल जी, आयुष श्रीवास्तव, शैलेंद्र ऋषि जी, मीनाक्षी जी, पिंकी, मृदुला, मुकेश जी, मनोज जी, मनीष जी और भी बाकी सभी का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इस तरीके से सीखा। और हम लोग अब 9 जुलाई को रात 9 बजे हम लोग लाइव आएंगे, नई हस्ती हमारे साथ होंगी, उनसे हम बात करेंगे। और आप सभी का हम थैंक्स कहना चाहेंगे कि आप सभी इतने अच्छे से हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं और हमें अपना प्यार दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हमने दर्पण द रिफ्लेक्शन का जो फेसबुक पेज है, उस पर जो सरदाना जी वाला वीडियो अपलोड किया था, उसको लगभग 19,000 लोगों ने देखा, 19,000 व्यूज हमें मिले हैं। इसके लिए हम आप सभी का थैंक्स कहना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।